विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 4 बैठकों के बाद खत्म हो गया। सत्र की इन 4 दिन की बैठकों में शीतकालीन ठंड में राजनीतिक गर्माहट का एहसास होता रहा। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के साथ भाजपा के विधायकों ने भी अपनी उपस्थिति से सदन को हिला के रखा। सत्र का आखिरी दिन काफी अहम रहा। इस दिन जहां प्रश्नकाल, आदिम जाति कल्याण विभाग, वित्त विभाग संबंधित मामले तो गूंजे ही, साथ में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की, जिसकी वजह अंतिम दिन बार बार हंगामे की स्थिति बनी। कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। विधायक उत्तरी जांगड़े पर फिर कांग्रेस आक्रामक रही। उत्तरी जांगड़े अपने पर FIR दर्ज होने पर रो पड़ी। हम लोगों ने आज स्थगन दिया था कि यहाँ जो प्रदेश में जितनी ज्यादा से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीबों को, किसानों को, मिलर्स को, व्यापारियों को, बेरोजगार को, ये सब लोग दुखी हैं। सुखी सिर्फ वही लोग हैं जो चाकूबाज हैं, जो चाकूबाज हैं, जो दारूखोर हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, ये सब। और हमारे जो दुश्मन लोग हैं जिनको परेशान होना चाहिए वो बहुत खुश है। मेरे पति को नहीं छोड़े, मेरे को नहीं छोड़े, मेरे बच्चे को भी अभी नहीं छोड़ेंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी गंदा राजनीति कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि दलित विधायक को एक नहीं छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं लगातार सत्र में सक्रिय भाजपा के विधायकों के तेवर में भी कमी नहीं आई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने दवा खरीदी में अनियमितता के मामले में स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दवा खरीदी में अनियमितता की जाँच की घोषणा की। 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने EOW के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए EOW से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। फिलहाल ये शीतकालीन सत्र कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। इस सत्र में मुद्दों पर हंगामा जरूर हुआ, लेकिन कार्यवाही ठप जैसी स्थिति नहीं बनी। 4 दिन की बैठकों को पक्ष विपक्ष ने आराम से पूरा किया। वहीं सरकार ने इस सत्र में नगर पालिका संशोधन जैसे अहम बिल को मंजूरी देकर नगर निगम के चुनाव के नियम में अहम बदलाव किए। बहरहाल इस सत्र में पक्ष विपक्ष ने क्या खोया क्या पाया, ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन सत्र में दोनों ही पक्ष ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर। शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन ये सत्र खत्म होने के बाद जो सियासत इस सत्र के दौरान उठी वो जल्द ही खत्म नहीं होगी ऐसा लगता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत जारी है, सत्र खत्म हो गया है। तो सत्र के समापन पर आज पूरे 4 दिनों में क्या क्या हुआ, किस तरीके के मुद्दे उठे, कौन किस पर भारी पड़ा और इस सत्र से क्या सीख मिलती है, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस भाजपा
इस सत्र के बाद इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से सड़कों पे उतरेगी और किस तरीके से इसको लेकर कामकाज होगी, तो चर्चा शुरू करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे विधानसभा के शीतकालीन सत्र का विश्लेषण करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये सत्र जब शुरू हुआ तो दिन काफी कम है, मुद्दे काफी ज्यादा हैं, इस तरीके की चर्चाएं थी। लेकिन पहले दिन से ही जिस ढंग से मुद्दों की बनावट इस सत्र के दौरान दिखाई दी, उससे लगा कि विपक्ष ने काफी तैयारी की है। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कई मुद्दों में सरकार को घेरा है। ऐसे में इस सत्र ने किसको क्या दिया, पहले एक विश्लेषण से हम समझने की कोशिश करते हैं। अनिल द्विवेदी जी लंबे समय से सत्र की कार्रवाई भी कवरेज कर रहे हैं और इस सत्र में भी पूरी तरीके से सदन में कार्रवाई कवरेज करते हुए हमें दिखे थे। द्विवेदी जी, सत्र के लिहाज से इस पूरे सत्र में आप कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष को किस तरीके के अंक देंगे, कौन किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हुए दिखा आपको? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा लोकतंत्र का एक मंदिर ही होती है। देश में संसद है और राज्यों में विधानसभाएं हैं और ये मंदिर हर साल में 3-4 बार तो खुलता ही है, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए विधायक अपनी बात रखते हैं, सवाल उठाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह हैं। उन्होंने कुछ संचालन किया अच्छे से और 4 दिन तक विधानसभा चली। शुरू में तो ये बहस हुई कि इतना कम सत्र के दिन क्यों रखे गए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ने पत्र भी लिखा कि छुट्टी दी जाए और ऐसे तमाम मांग उठाई। लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने ये मांग नहीं की कि 4 दिन का सत्र क्यों है, सत्र लंबा होना चाहिए। ये कई कांग्रेस विधायकों का भी दर्द था और भाजपा विधायकों का भी दर्द था, लेकिन तय हो गया और उस पर 4 दिन तक सत्र चला है। और आप देखिए कि मोहन, आपने भी कवर किया, मैं भी विधानसभा को गौर से देख रहा था, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही को, और पक्ष और विपक्ष दोनों हावी रहे। इतना जरूर है कि मुझे लगा कि कुल मिलाकर के यदि प्रदर्शन देखें तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखा, उसकी स्ट्रेटजी बहुत फेल नजर आई, बहुत एकजुट भी दिखाई नहीं दिया विपक्ष जो है, और सरकार को घेरने में भी बहुत उसको दिक्कतें आई। एक तरह से सरकार घिर नहीं पाई। दूसरी इस तरफ देखें या सत्ता पक्ष से तो मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए और कई बार ऐसी स्थिति भी बनी जब सत्ता पक्ष के ही वरिष्ठ विधायकों ने अपने ही मंत्रियों पर सवाल खड़े किए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो जमीन घोटाले का मामला हो। ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर विपक्ष की बाछें खिल गई, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई। और हो सकता है कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन में इस पर आपत्ति भी ली जाए और सीनियर विधायकों को हिदायत दी जाए कि भाई अपनी ही सरकार के मंत्रियों को मत घेरिए। पर और मंत्री भी इसलिए घिरे क्योंकि मंत्री पहली बार विधायक बने गए और उनका अनुभव कम था। जाहिर सी बात है 6-7 महीने तो सरकार को समझने में लगे, तो उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सका और मांगे भी पूरी नहीं हो सकी। फिर भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया, बहुत सारे मामले इस बार विधानसभा में भ्रष्टाचार के दिखे। लेकिन मंत्री कम से कम उन्होंने कुशलतापूर्वक इसका जवाब दिया और संतुष्ट करने का प्रयास किया। कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें मिलीजुली कुश्ती भी दिखाई दी और विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं कटाक्ष किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र का मंदिर था, जो विधानसभा थी, आज अंतिम दिन भी एक बड़ा विवाद वहां पर हुआ जिसमें कांग्रेस ने बहुत आपत्ति जताई। लेकिन इस तरह के विवाद विधानसभाओं में होते रहते हैं और उस पर कैसे पार पाना ये दोनों ही राजनीतिक दल बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कोई बहुत उपलब्धि भरा ये सत्र मुझे लगता है नहीं माना। इतना जरूर हुआ कि नगर निगम चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए एक नया विधेयक पास करवा लिया और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद नगर निगम चुनाव भी आगे पोस्टपोन हो जाए।
हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि हम नगर निगम चुनाव समय पर करवाएंगे, लेकिन जो स्थानीय स्तर के नेता हैं जो नगर निगम चुनाव और महापौर का लड़ना चाहते हैं, उनके दिल की धुकधुकी बढ़ गई है कि हमें 3-4 महीने क्या और वेट करना होगा। बहरहाल इसका जो जवाब है, सही जवाब तो वो वक्त बताएगा, जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि सरकार क्या फैसले कर रही है। चलिए, तो एक विश्लेषण समग्र रूप से संक्षिप्त में हमारे पास आ चुका है। अब चलते हैं कांग्रेस और भाजपा अपने अपने लिहाज से कैसे इस सत्र को आंकती हैं, कितना गेन मानती हैं इस सत्र से उन्हें हुआ है। पहले चलते हैं हमें श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है, आप लोग जो मुद्दे लेके सड़क पे थे उन्हें सदन में सही ढंग से उठा पाए कि नहीं? कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन हंगामा बार बार हुआ और कई बार हंगामे की वजह से कांग्रेसी सदस्य ही भाग नहीं ले पाए चर्चा में, और केवल सत्ता पक्ष के सदस्य थे चर्चा में, उन्होंने अपने अपने स्तर पे चर्चा करके चीजें पास करा ली। ये फायदा रहा कि नुकसानदेह रहा आप लोग के लिए? देखिए मोहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो सत्र जो 16 से 20 तारीख तक था, आज आखिरी दिन जो था इसका, लगातार आप देखेंगे पहले दिन से अगर आप देखेंगे श्रद्धांजलि देने के बाद से जो मुद्दे उठे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक रहे हों, उन्होंने जमीन का मुद्दा उठाया था, जिस प्रकार से जमीन की बंदरबाट की गई थी, वहां से आप स्टार्ट करिए और उसके बाद लगातार हमारे जो विधायकों ने मुद्दे उठाए, फिर चाहे वो अस्पताल में फायर सेफ्टी का मुद्दा हो, नक्सलिज्म पे जो डिस्कशन हुआ, चाहे उस विषय पे बात करना हो, बारदाने की कमी हो, धान खरीदी का मुद्दा हो, लगातार अगर ऐसे अनगिनत मुद्दे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले दिन कवासी लखमा जी ने जिस प्रकार के सेकेंड डे जो प्रश्न उठाए थे कि जिस प्रकार से पुल बन जाता है, उसके टेंडर नहीं होते, उस पर क्या कार्रवाई होगी, चाहे फिर फायर सेफ्टी की बात हो, लगातार जिस प्रकार से फिर तीसरे शायद दिन उन्होंने अनुपूरक बजट भी पेश किया, और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंत्री घिरे, एक चीज इस पूरे सत्र से समझ में आई, और आप लोगों जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों से जब हम चर्चा करते थे तो वो भी कहते थे कि अनुभवहीनता मंत्रियों में दिखी, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, चाहे सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष के विधायकों के जवाब नहीं दे पा रहे थे ढंग से, चाहे विपक्षियों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जब उनके हमारे सवालों के वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो लगातार विपक्ष ने बहिगमन भी किया, आसंदी तक भी पहुंचे, और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे देखने को मिला कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बरसात में पूर्व मई में ही हमने पुल बनाने का आदेश दे दिया था, तो पूरा विपक्ष ने कहा, सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि आपका संरक्षण क्या है, क्या उनको, तो लगातार उस प्रश्न को भी, कई सारे प्रश्नों को विलोपित भी करना पड़ा, संसदीय भाषा का प्रयोग हुआ, उसको विलोपित भी करना पड़ा। लगातार आपको मैं बता दूं मोहन जी कि जिस प्रकार से आज अगर हम देखें आखिरी दिन जिस प्रकार से हो हंगामा हुआ, और उसके बाद जो प्रश्न लगे थे, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की दवाई में 660 करोड़ रुपए का जो मंत्री ने आज कहा है कि हम ईओडब्ल्यू से जांच करवाएंगे, बिना ऑर्डर के सप्लाई कर दिया गया। 15 दिनों के अंदर जहां जरूरत थी वहां पर, और जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी सप्लाई कर दिया गया। अब उससे वो जांच कराएंगे, तो ये भ्रष्टाचार और घोटाला निश्चित तौर पे 1 साल तक वो क्यों दबा के रखे थे, समझ में नहीं आता। और जिस प्रकार से री एजेंट में डिमांड के बिना खरीदी करके 15 दिनों में सप्लाई कर दी गई, उसका पेमेंट जो कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं उस ठेकेदारों पे, उन अधिकारियों पे के आगे कार्रवाई होगी। लगातार उन अधिकारियों पे जिन्होंने उसको बिना डिमांड के सप्लाई करने को कह दिया, और जितना सैंक्शन नहीं था पैसा उसके ज्यादा उससे सप्लाई करवा ली, और कई सारे 28 करोड़ का तो आज मंत्री जी ने माना कि 28 करोड़ का रिएजेंट जो है वो खराब होने की स्थिति में आ गया है, रखने की स्थिति नहीं थी, उसको जहां भेजे वहां पर स्थितियां नहीं थी, तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे जहां पर रखने की उससे सुविधा नहीं थी। तो लगातार ऐसे बहुत अनगिनत ऐसे मुद्दे थे, और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे विपक्षी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का प्रयास किया, और बहुत हद तक वो सफल भी रहे। लेकिन मैं इस पूरे, अगर आप 5 दिन के 16 से जो 20 तक, एक दिन उसमें छुट्टी हो गई थी, अगर इस पूरे विधानसभा सत्र को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि जनता के बीच में भी जनता को जब पूरा मैसेज गया कि विपक्ष उनकी आवाज को बड़ी बुलंदता के साथ उठा रहा है। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन जी कि जिस प्रकार से और भी जो चाहे वो ध्यान आकर्षण के समय की बात हो, चाहे 62% अनुमोदित, मैंने जैसा आपको कहा कि अनुपूरक बजट जो पेश किया गया, और जो यूनिट मॉल की स्थापना की बात हुई, तो बहुत सारे ऐसे चीजें थी। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो धान खरीदी का विषय हो, चाहे बारदाना की कमी हो, सरकार के तरफ से पक्ष रखने में कहीं ना कहीं ऐसा उत्तर दिया गया जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ,
और इसीलिए हो हल्ला मचा। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि इस पूरे सत्र में हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था। ठीक है, और कांग्रेस इस बात को लेकर काफी खुश है कि जो मुद्दे वो सड़कों पर उठा रही थी पिछले कुछ महीनों से, उन्हें सदन पे वो उठा पाई। और खास बात ये रही कि विपक्ष के सदस्यों के साथ साथ सत्ता पक्ष के ने भी कुछ ऐसे सवाल उठाए जो कि एक मुद्दे के रूप में विपक्ष को भी मिल गए। क्या इसके पीछे के कारण हम जान लेते हैं, बीजेपी के सदस्य से जब तक जुड़ने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, ये क्या वजह रही? कोई सीनियर जो विधायक है वो लगातार मुद्दे उठा रहे थे, ज्यादातर सीनियर विधायक, वो क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग मंत्री बने हैं वो देखिए कैसे कमजोर हैं, ये बताने के लिए तो कहीं ऐसी मुद्दे नहीं उठे हैं? देखिए मोहन जी, एक बात और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि ये छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और ये एक रजत जयंती वर्ष भी मना रहे हैं और साल भर तक उसके कार्यक्रम भी विधानसभा में चलेंगे। जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि जो सीनियर विधायक हैं वो क्यों अपने मंत्रियों को घेर रहे हैं, देखिए अपने इलाके के मांग को उठाना तो हर विधायक का कर्तव्य है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। और चूंकि मौका कई महीनों बाद मिलता है विधानसभा में बोलने का, इसलिए दोनों ही प्रकार से हर विधायक चाहेगा कि उसकी सक्रियता दिखाई दे। उसकी जनता उनसे पूछती है कि आप विधानसभा में आपने हमारी क्या मांगे उठाई, और जब मांग उठाएंगे स्वाभाविक है तो सरकार भी उसमें आएगी, उसमें विभाग भी आएंगे, उसमें बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा होगी। तो ये हुआ। लेकिन जो आम धारणा रही कि क्यों सीनियर विधायक अपने ही मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपने परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, वो संगठन को और पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल रिसफल का मामला कई महीनों से पेंडिंग है और 3-4 नए मंत्री पद भरे जाने हैं। हो सकता है कुछ मंत्री जो अभी फिलहाल हैं उनको भी कहीं ना कहीं चेंज किया जाए और नए चेहरे लाए जाएं। तो इसलिए प्रत्येक सीनियर विधायक चाहेगा कि मंत्री बने और इसलिए वो अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। अब होता यह है कि जब आप कुछ विधायक ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो करप्शन का मामला उठा देते हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था का मामला भी प्रश्न भी उठाते हैं, और चूंकि नए पहली बार विधायक चुने गए हैं, निश्चित तौर पर संसदीय परंपराओं को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर के कहीं ना कहीं भी सवाल खड़े होते हैं। अभी सीखने में उनको समय लगेगा। तो इसके लिए जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने बोला कि हम जो नए विधायक हैं उनको संसदीय ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण रखेंगे, और ये रखने की जरूरत भी है ताकि मंत्री जो है कुशलता पूर्वक जवाब दे सकें और जनता को भी संतुष्ट करें। और जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक आते हैं, जो संसद विधानसभा में सवाल उठाते हैं, आप देखिए कि 1-1 मिनट की कार्यवाही पर 1.5 2-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं विधानसभा के। और इस बार देखिए आप विपक्ष ने कितना हंगामा किया, कितनी बार बहिर्गमन किया। जिन विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसको लेकर के विपक्ष बहिर्गमन करा। ठीक है, उनका मांग है, उनकी विशेषाधिकार है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि विधानसभा सत्र के संचालन में बहुत बड़ी राशि एक टैक्स की खर्च होती है, और इसलिए विकास जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक चर्चा नहीं होगी, विपक्ष को इस पर जोर देना चाहिए। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध करने के तरीके क्या हो और कैसे वो टैक्स पर बोझ न पड़े, वो विधानसभा का समय न जाया न करें, ये देखने की जरूरत विपक्ष के और सत्ता पक्ष के भी विधायकों की है। मैंने देखा कि सत्ता पक्ष के बहुत से विधायक थे ऐसे, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे या विधायक दूसरे लोग, तो वो टोका टाकी कर रहे थे। तो उससे कहीं ना कहीं समय जाया होता है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और कुल मिलाकर के इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो मानती है कि हमारा विधायक वहां गया है या मंत्री वहां बैठे हैं तो हमारे हित की बात करेंगे। आपने अपने विधायकों का मानदेय बढ़ा लिया, लेकिन बाकी जनता के मुद्दों का क्या होगा? इस पर भी सबको और विधानसभा को मिलजुल करके फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो अब बीजेपी के सदस्य भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। राजकुमार राठी जी, आप लोगों को तो इस बार सत्र में दोनों ओर से सवाल झेलने पड़े, अपनों ने भी पूछा और विपक्षियों ने भी घेरा, मंत्रियों की स्थिति बहुत टाइट रही। क्या देखते हैं इस सत्र में आप लोगों ने अपना परफॉर्मेंस कैसे किया है? देखिए मोहन जी, ये तो खुशी की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल कर रहे हैं। आज जब परिवार का कोई मुखिया होता है मोहन जी, तो उससे परिवार के भी 4 लोग अगर सवाल करते हैं तो मैं समझता हूँ ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपने घर में रहकर अपने बड़ों से सवाल करते हैं कि इस विषय पर सरकार क्या सोच रही है
और ये एक स्वस्थ परंपरा ऐसा होना चाहिए मोहन जी। अगर जिसकी सरकार है उस पार्टी के विधायक सवाल नहीं उठाएंगे तो जनता की समस्या का निराकरण कैसे होगा मोहन जी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है कि अपनी सरकार के जो विधायक हैं वो सवाल करते हैं और उनका जवाब मिलता है और उससे कहीं ना कहीं जनता का ही भला होता है मोहन जी। नहीं, आप लोगों तो अपने सदस्य का दे दिए, विपक्ष के जवाब नहीं मिले ऐसा आरोप लगता है। बार बार हंगामा करना पड़ा, बहिर्गमन करना पड़ा, वेल में आके प्रदर्शन करना पड़ा, इस तरीके की स्थितियां हुई है। कानून व्यवस्था पे तो चर्चा ही नहीं हो पाई। देखिए मोहन जी, मैं इसी विषय पर आ रहा था कि जिस प्रकार से विपक्ष को सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए वो विपक्ष इस प्रकार की भूमिका नहीं निभा रही मोहन जी। ये दुर्भाग्य का विषय है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनता की गाड़ी पसीने की कमाई जो है उससे विधानसभा सत्र की कार्रवाई चलती है। अगर आप विषय को रखेंगे नहीं, अगर आप सरकार से जवाब मांगेंगे नहीं तो जनता के पैसे का तो नुकसान हुआ ना मोहन जी। जिस प्रकार से बहिर्गमन किए, बार बार ये बायकॉट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो विषय जो विधानसभा में आने चाहिए थे वो विषय पूरी तरह से आ नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। इस प्रकार से जनता की गाड़ी पैसे की जो कमाई का जो पैसा है मोहन जी ये व्यर्थ जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस को सवाल करना चाहिए मोहन जी। आप जब सवाल करेंगे तब सरकार उसका उत्तर देगी और उसमें सुधार भी होगा। तो कहीं ना कहीं विपक्षी रूप में जो कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी, क्या रहा हंगामा कर करके आप लोग मुद्दे को हाईलाइट जरूर कर देते हैं पर चर्चा के दौरान चर्चा में नहीं आते तो चीजें हल कैसे होंगी। कानून व्यवस्था का मसला है, धान खरीदी का मसला है, सब में हंगामा जरूर हुआ, चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, आपको बताना चाहता हूं मोहन जी कि जब से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता ग्रहण की, पता नहीं हमारे प्रदेश को किसका ग्रहण लग गया और लगातार जिस प्रकार से अपराध होते जा रहे हैं, जो प्रवृत्तियां अपराधों की आ रही हैं, आपने स्वतः ही कहा कि अपराध पे तो ये चर्चा किए नहीं तो भागे तो ये इनको जिस पे प्रश्न कर रहा, हमारे विधायकों ने जो प्रश्न किया उस पे तो ये चर्चा करना खुद नहीं चाहते थे। मतलब जो जिस प्रश्न पे इनको पार्टिसिपेट करना था, जिसमें इनको भाग लेना था, ये खुद ही वहां पर उसको जवाब नहीं देके वहां पर भाग लेते हैं, उस विषयों से भाग लेते हैं। तो कहते हैं ना, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे हैं। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हमारे प्रदेशों में हत्याएं हुई, जिस प्रकार से हम उस पे कानून व्यवस्था पे जो बात करना चाहते थे ये उस पे बात ही नहीं करना चाहते थे। तो हम जनता की आवाज तो बुलंद करेंगे ना। अगर आप ये कहते हैं कि सुशासन है और वो जंगल राज दिख रहा है तो उस जंगल राज पे घबराते क्यों है? अरे आप उस पे जवाब दीजिए। और जिस प्रकार से अपराधियों को आपने आजादी देके रखी है, जिस प्रकार से हृदय विदारक घटना हुई है, जिस प्रकार से अपराधी निर्भीक हो गया, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के विधायकों ने उकसाया है, वीडियो भी जारी किया है, उत्तरी जांगड़े पर एफआईआर हो गई है विधायक पर और इसी पर हंगामा हुआ। देखिए स्क्रीन में हम दिखा भी रहे हैं, उत्तरी जांगड़े के आंखों से आंसू निकल गए। जी, निश्चित तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूं मोहन जी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तरी जांगड़े जी का जिस प्रकार से वीडियो आप दिखा रहे हैं, मेरे पास भी उनका एक वीडियो है जिसपे उनका वर्जन है कि उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये जो है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है और ये इसको टेम्पर किया गया है। तो उनका भी तो वर्जन को आप मानेंगे ना। और मैं तो एक चीज आपको कहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार ये पूरी घटनाएं आ रही हैं, लगातार जिस प्रकार से भाजपा जो कहते हैं ना बदलापुर की राजनीति कर रही है, तो मुझे लगता है कि लगातार आपको जो आवाज को बुलंद कर रहा है उसे कहीं ना कहीं अभी आज उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की विधानसभा में। कितना दुखद ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि विधानसभा के अंदर हमारी एक महिला विधायक रो रही है और वो ये कह रही है कि मेरे पति के ऊपर झूठी एफआईआर की गई है, मेरे ऊपर एफआईआर की गई है, मेरे बच्चों को भी अब कहीं ना फंसा दे। तो ये सरकार पूरी तरीके से बदलापुर की राजनीति कर रही है मोहन जी। और लगातार मैंने कहा ना कि आपको उत्तर देना चाहिए, आपको प्रश्नों के जवाब देना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि कैसे विधानसभा चले, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो प्रश्न लगते हैं उसका उत्तर दें। हम जो आवाज उठाते हैं, हम जो प्रश्न लगाते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच की जनता की आवाज होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से इन्होंने स्थिति बना के रखी है वो खुद घबराते हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाते। और मैंने विधायकों को टारगेट कर रहे हैं आप। एक विधायक अंदर है और दूसरे विधायक को अंदर करने की तैयारी कर ली है आपने। एक महिला क्या तोड़फोड़ करवाएगी, क्या उकसाएंगी लोगों को? देखिए वो रो रही हैं। वो देखिए मोहन जी, आप देख रहे हैं प्रदेश में जितनी भी घटना हो रही है तो जड़ में आप देखेंगे तो कांग्रेस है। मैं पूछना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता से, बदौदा बाजार में जहां पर घटना हुई वहां पर कांग्रेस से विधायक देवेंद्र यादव जी क्या कर रहे थे? इसी प्रकार से बलरामपुर घटना की बात करता हूं मोहन जी, जो कांग्रेस का पदाधिकारी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में साथ में था वो व्यक्ति दोषी पाया गया है। आप जो भी घटना देखेंगे मोहन जी, जो भी अभी घटना हो रही है
उसी जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई देगी। नहीं, ये मेरा क्या आप साथी- लोग टारगेट बना रहे हैं क्या कांग्रेस के लोगों को? तो ये बदलापुर जो शब्द है ना मोहन जी, ये भूपेश बघेल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया शब्द है, क्योंकि भूपेश बघेल जी जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनी थी मोहन जी, लगातार बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती मोहन जी। हम स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते हैं और इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है मोहन जी, तो ये जनता की सिंपैथी लेने के लिए इस प्रकार का जो है मैं समझता हूँ बयान दे रहे हैं, इसमें सच्चाई। अनिल जी, क्या है ये पूरा मसला? क्या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है कि जनप्रतिनिधि लगातार जल्द में आ रहे हैं पुलिस कार्रवाई के? देखिए मोहन, हो रही है और कांग्रेस आऊंगा आपके पास। अनिल जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आएंगे। यादव जी जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है, कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या ये कोई देखिए मोहन जी, नेता है? देखिए मोहन जी, वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी ना है। बलौदा बाजार की जो घटना हुई उसने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया था, और इसलिए सरकार यदि उस पर जांच बैठा रखी है तो उसके दायरे में सभी आएंगे, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे वो फिर विधायक हो, निश्चित तौर पर। और इसलिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही है। अगर उसने एफआईआर दर्ज किया कुछ मामला तो पुलिस का भी होगा। लेकिन उत्तरी जांगड़े ने यदि रोते हुए ये बात कही है तो निश्चित तौर पर उस पर विधानसभा में ये बात उन्होंने कही है और इस पर इसे गौर करना चाहिए। क्या इसके पीछे का सच है ये जानने की जरूरत है। सरकार के पास अधिकार है, वो एक जांच कमेटी बैठा दे कि एफआईआर सही हुई है कि नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो न्यायपरक सवाल है, उत्तरी जांगड़े खिलाफ यदि एफआईआर हुई है या उनके पति के खिलाफ हुई है तो उन्हें जांच से बचना नहीं चाहिए। रोने से सवाल नहीं होता है। अगर आप राजनीति में और अगर आप विधायक हैं और अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे कार्रवाई का सामना तो करना पड़ेगा। और इसलिए आज यदि एक विधायक जेल में है और यदि बाकी विधायकों की भी यदि बारी आएगी तो वो कानून व्यवस्था का सवाल है। ठीक है। साध्वी रितंबरा को जेल भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था? जाने कितने साल उनको जेल में ठूस दिया गया और बाद में अदालत ने क्या टिप्पणी करते हुए उनको बाइज्जत रिहा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, और उनके 5-6 साल साध्वी रितंबरा ने जेल में बिता डाले। बगैर प्रूफ के आप उनको जेल में डाल रहे हैं, 5-5, 6 साल डाल रहे हैं। साध्वी रितंबरा ने भी इसी तरह से दुख कष्ट झेला। तो ये लोकतंत्र है, ये न्यायपालिका है, ये कानून व्यवस्था है, इसका सबको सम्मान करने की जरूरत है। चलिए, समय आज कम है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन 4 दिनों में अलग अलग मुद्दे जिनकी गर्माहट हमें सदन में देखने को मिली वो आगे भी हमें सड़क में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मुद्दे खत्म नहीं होने वाले। पक्ष विपक्ष का अपना अपना व्यू है, अपना अपना एक पक्ष है, उसको लेकर ये सियासी लड़ाई हमें और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल सत्र खत्म हो गया है, इसलिए इस चर्चा को भी आज हम यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राजकुमार राठी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।